डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नीतीश ने की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा। सीएम नीतीश ने तेजी से कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। प्रगति यात्रा के दौरान 430 योजनाओं को दी गई थी स्वीकृति। झारखंड विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव सत्ता पक्ष पर लगाए पक्षपात के आरोप। नीरा यादव ने कहा सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने की नाराज बीजेपी विधायक से बात। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी का कैश के साथ वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म। महेंद्र दलवी का दावा, वीडियो फर्जी, एआई से मॉफ्ड वीडियो असली साबित हुआ तो विधायक किस इस्तीफा देने को तैयार। कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू का कांग्रेस नेताओं पर जबरदस्त हमला। कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा सुखजिंदर रंधावा का तस्करों से संबंध। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा पंजाब में पैसे लेकर टिकट बांटे गए, राजा वड़िंग की वजह से ही कांग्रेस तरनतारन का चुनाव हारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अने मार्ग स्थित संकल्प में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की है और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी जो 22 विभागों से संबंधित है। इन विभागों के द्वारा 428 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। शेष 2 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं जो जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। 21 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और उसे समय रहते पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसंबर और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा था। यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नीतीश सरकार द्वारा बंद पड़ी चीनी मिल को चलाने की दिशा में लिए गए निर्णय से बिहार वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी दिशा में क्षेत्रीय विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव शहर के मुजफ्फरपुर रोड स्थित व्यापार मंडल स्थित पार्टी कार्यालय परिसर में एक बैठक की। इस बैठक में नगर परिषद के उपाध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षद, किसान, मजदूर और गणमान्यों ने भाग लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि एक दौर में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री इस क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका रही है। उसको पुनः चलाने के लिए नवगठित सरकार का स्वागत किया। सरकार द्वारा चलाए जाने के क्रम से इस फैक्ट्री का सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है, जो महत्व को दर्शाता है। वहीं उन्होंने कहा कि नीलामदार विष्णुकांत गुप्ता फैक्ट्री को चलाने और किसान और मजदूरों को बकाया राशि देने की शर्त पर चीनी मिल लिया था, परंतु वे अपने शर्तों पर खड़ा नहीं उतरे और फैक्ट्री चलाने के नाम पर मशीन आदि स्क्रैप के रूप काटकर बिक्री के अलावा पूर्व में कुछ जमीन भी बिक्री की है, जो सही नहीं है। नीलामदार पुण्य संबंधित अधिकारी की मिली भगत से फैक्ट्री का बड़ा भूखंड बिक्री सूची के रोक से हटाने पर उतारू है, जो सरासर गलत है। अगर वह अपने जमीन बिक्री के निर्णय को वापस नहीं लिया तो बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही खरीदारों को भी चेताया कि जमीन खरीद कर क्षेत्र के किसान और मजदूर के साथ अन्याय नहीं करें। जिला प्रशासन से जमीन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। के जमीन का बिक्री करने का जो है सो इसमें बंदरबाट करके बिक्री करने का प्रोसेस किया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हम डीएम साहब से भी बात किए हैं और मैं कहना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा अपने जिला पदाधिकारी महोदय से कि यह जो चीनी मिल के जमीन का बेचने का जो रोक सूची था वह रोक हटाया गया है। पुनः उस जो है सो रोक सूची को जो है रोक ही रखा जाए, नहीं तो इस चकिया चीनी मिल के जितने जो है किसान भाई हैं निश्चित रूप से आंदोलन पर उतारू होंगे और आंदोलन करेंगे। और जो भी इस जमीन को जो खरीद करेगा उसको भी हम लोग जो है उस जमीन पर जो है सो यहाँ के किसान भाई जो है सो जोतने नहीं देंगे। हमारा आग्रह है, निवेदन है कि भाई इसको जो है सो जो रोक सूची से जो खाता खेसरा हटाया गया है पूर्ण रूप से
फिर जो है सो उसको जो है सो रोक लगाया जाए, यही मेरा। भागलपुर पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 2 दिनों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई थानों क्षेत्रों में दबिश दी गई। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना स्तर पर गठित टीमों ने देर रात तक अभियान चलाते हुए वारंटी, पेंडिंग केस, असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को हिरासत में लिया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लंबित मामलों के निपटारे के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में आरोपित लंबे समय से फरार चल रहे थे, उन्हें भी चिन्हित कर दबोचा गया है। पुलिस टीमों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि करने वालों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि इस अभियान से अपराध पर लगाम लगेगी और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। इससे पहले तीसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने धान के एमएसपी में केवल 50 रुपए की बढ़ोतरी और मेडिकल काउंसलिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही बालू घाटों की नीलामी, राजस्व नुकसान, ट्रॉमा सेंटर और डिग्री कॉलेजों की अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को डायलिसिस सुविधा, ऑर्थोपेडिक डिवाइस की गलत खरीद और एचआईवी संक्रमण मामले पर विपक्ष के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भोजनावकाश के बाद 7,721.25 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें महिला, बाल विकास, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभागों के लिए बड़ी आवंटन राशि तय की गई। इसके अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट राज्य की प्राथमिक योजनाओं को गति देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। वहीं बहस के बाद नवीन जायसवाल की कटौती प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन ने बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दी है। उनको जो कमीशन बनता है उनका भी सरकार ने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे कहने को तो मेरे पास घंटों भर समय लग जाएगा। तो जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उस पर सरकार को कोई नहीं है। जॉब की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया कि 1.5 लाख से अधिक जॉब तो यहाँ खाली पड़ा हुआ है, बहालियां नहीं हो रही है। तो ये सरकार ऐसे ही लाफाजी कर रही है और सदन के अंदर में झारखंड के बारे में बहस नहीं करते हैं ये लोग कि झारखंड में क्या हो रहा है, इन लोगों ने क्या काम किया है, वो नहीं बताते हैं। वो यहां से वहां कोई क्या बोलते हैं, आदिम जमाने की बात करते हैं, अरस्तु की कोई बात करते हैं, और कोई पूरे भारतवर्ष ये लोग भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन झारखंड की गांवों की दुर्दशा का लोग कोई भ्रमण नहीं करते। तो अब इस प्रकार की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, डेवलपमेंट की, विकास की, सुरक्षा की? तो आज झारखंड पूरी तरह से बर्बाद है। चलो, बहुत बहुत शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में चल रहे प्रश्नकाल के बीच झारखंड विधानसभा परिसर में वाघमारा से बीजेपी विधायक और सांसद ढुलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो ने छात्रवृत्ति पर रोक को लेकर सत्ता पक्ष पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने एपीएन न्यूज से खास बातचीत में राज्य सरकार को केंद्र शासित फंड से जुड़े उपयोगिता प्रमाण पत्र सार्वजनिक करने की मांग की है। विधायक जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना है आपका। जिस तरीके से बजट पर सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले जो 2 अनुपूरक बजट पेश किया सरकार द्वारा, वो धोखा है, वो छलावा है। वो कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा दे रही है। और आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे माननीय नीरा यादव जी को जो बने दिया गया, ये सरासर सदन का, ये गरिमा का भी उल्लंघन करने का काम किया है, क्योंकि बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को रहता है। छात्रवृत्ति को लेकर काफी हंगामा किया गया और जो हमारे मंत्री जी हैं चमरा लिंडा, उनका यह कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, केंद्र से इसे लेकर मांग करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, राज्य सरकार छात्रों के साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी। देखिए, आज लगभग 2 साल से लगातार ये मामला चल रहा है। 2 साल से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है और आज ये कह करके राज्य सरकार ये बात को टाल दे रही है कि केंद्र द्वारा पैसा नहीं दिया गया है। ये सरासर गलत है। ये पूरी तरह से जुमलेबाजी है। अगर केंद्र से पैसा नहीं आया है तो ये पूरी इस तरह हिसाब दिए, कहाँ कितना का आना नहीं आना है, लेकिन ये कभी हिसाब दे नहीं पा रही है। ये सिर्फ
कोई मामला हम लोग जब बोलते हैं, रखते हैं, जनता के बीच में सदन रखते हैं। करीब करीब 2 साल से अपना घर तोड़ दिया है, अपना झोपड़ी तोड़ दिया है और लोग रोड पर हैं, लोग बेघर हैं। पूरे गर्मी, बरसात, अभी ठंडा आ गया, लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हो गया, छत तोड़ दिया है, लोग तिरपाल टांग के लोग रहने के लिए मजबूर हो गया है और पेमेंट भुगतान नहीं कर रही है सरकार। ये सरकार कहीं न कहीं जनता को कल धोखा ये दे रही है। आपका मुद्दा हाँ, ये मेरा मुद्दा कल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ पर हमारे बीच विधायक ध्रुवन महतो हैं, उन्होंने ये बताया है, जो खुद सांसद ढोलू महतो के बड़े भाई भी हैं, भाजपा से नेता है। उन्होंने खुद कहा है कि कल की कार्रवाई में जो कुछ उनकी मांगे होंगी अबू आवास को लेकर उनकी मांगे, उसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी अनुपूरक बजट को लेकर क्यों विपक्ष संतुष्ट नहीं है, ये उन्होंने तमाम इसके पीछे के आंकड़े जाहिर किए हैं। और केंद्र सरकार को लेकर जो आरोप सत्ता पक्ष द्वारा लगाया गया, इस पर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो है सो करारा जवाब दिया है सत्ता पक्ष। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी काफी हंगामा हुआ। इसी बीच भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सदन के बाहर धरना दे दिया। उनका आरोप है कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नीरा यादव से बात कर उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास करते हुए नजर आए। हमारी संवाददाता तृप्ति ने डॉक्टर नीरा यादव से बातचीत करते हुए इस नाराजगी के पीछे का कारण जानने की कोशिश की। सत्र का आज चौथा दिन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था, इसके पारित होने से पहले काफी कल हंगामा हुआ। हमारे बीच इस वक्त भाजपा की नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक डॉक्टर नीरा यादव है, जो कि सदन के बाहर बैठी है। आखिर उनकी नाराजगी के पीछे का कारण हम जानेंगे। मैम, आप आज यहाँ बैठी हैं, क्या कहेंगी? आप यहाँ सदन में गई नहीं, अंदर बाहर बैठी हुई। जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा सदन के अंदर में, तो फिर अंदर जाके हम क्या करेंगे? इसलिए यहाँ धरना पे बैठे हैं कि जब हमें बोला जाएगा कि हाँ आपके लिए भी 5 मिनट का समय है, तो फिर जाएंगे। देखिए, आज जो हमारे मेडिकल में पीजी की छात्राएं हैं, जिनको मातृत्व अवकाश मिलता है, तो वो अवकाश मिलता है, उनका अधिकार है। और उसमें ये जो राज्य है झारखंड के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें उनको मातृत्व अवकाश के समय में पेमेंट नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत मातृत्व अवकाश के समय होता है पैसे की। उनको एक मुश्त तब दिया जाता है जब वो ज्वाइन करती है फिर से। उसके बाद उनको वार्षिक परीक्षा में भी शामिल होने के लिए नहीं मिलता है, मतलब उनका सत्र ही चेंज हो जाता है। तो भाई वो उनका अपराध तो है नहीं, वो उनका अधिकार है मातृत्व अवकाश। फिर आप इस प्रकार क्यों करते हैं? तो ये महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे हमने बात रखने के लिए स्पीकर महोदय से 2 मिनट का समय मांगा था, जो हमें नहीं मिला। इसलिए हम आज यहाँ धरना पे बैठे कि जब तक हमें 2 मिनट का समय नहीं मिलेगा, तब तक हम अंदर सदन के अंदर जाके क्या करेंगे? देखिए, हमें आंकड़े के जाल में नहीं फंसना। हम तो बस इतना जानते हैं कि आपको जितना बजट लेना है अनुपूरक बजट लीजिए, जो राशि मांगनी है मांगिए, लेकिन खर्च क्यों नहीं करते हैं? अरे आपकी सरकार, ये हेमंत सरकार इतनी उदासीन है कि 10% भी खर्च नहीं कर पा रही है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो वो पैसा जो है उसको आप क्या करेंगे? देखना ये होगा कि जो बजट पारित किया गया, आज सदन में क्या कुछ होने वाला है, हम आपको बताएंगे। सदन में जिस तरीके की चर्चा होगी, जिस तरह से बात रखी जाएगी पक्ष विपक्ष के बीच। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। बाबा बैद्यनाथ के नगरी देवघर में इन दिनों पेड़े में मिलावट की खबर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरें मुखर होकर चल रही है कि देवघर में बनने वाले पेड़े में 15% मिट्टी की मिलावट की जा रही है। इस खबर के फैलते ही हर किसी की जुबान पर यह सवाल उठने लगा था कि आखिर यह मिलावट यदि लोगों तक पहुंच रही है तो आम लोगों की सेहत को कितना नुकसान हो रहा होगा। जिला प्रशासन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया गया कि खबर के बाहर आते ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पूरे मामले में जानकारी ली थी। हालांकि इस खबर के लगातार वायरल होने के बाद हमने जब जिला खाद्य निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है। इस संबंध में हमें अभी तक खाद्य विश्लेषक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है रिपोर्ट के संबंधित, और हमने इस संबंध में खाद्य विश्लेषक श्री चतुर्भुज मीना सर से भी बात की थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस तरीके की मिलावट अभी तक पेड़ा में या फिर कुआं में नहीं पाई गई है। तो जो भी न्यूज़ चल रहे हैं समाचार में, दैनिक मीडिया में या फिर यूट्यूब में, फेसबुक में, ये सारी के सारी न्यूज़ जो है भ्रामक है, इसका कोई अभी तक आधार नहीं है। हम लोग जो है सावन के समय में लगभग 600 दुकान का हम लोग जांच किए थे, 600 दुकान का जांच किए थे, जिसमें हम लोग लगभग
70-72 सैंपल हम लोग कलेक्ट किए थे और सारे के सारे सैंपल हम लोग स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी रांची भेजे थे, जिसमें से आपका कुछ का रिपोर्ट अभी तक आया है, लेकिन उस रिपोर्ट में मिट्टी की मिलावट की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने झारखंड की राजनीति में अब भूचाल ला दिया है। बिहार के चर्चित समाज सेवी और नेता आशुतोष कुमार के छोटे भाई मनीष कुमार की एसयूवी वाहन से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा केवल दुर्घटना नहीं बल्कि सत्ता के नशे में की गई कथित दरिंदगी के आरोपों से घिरता जा रहा है। परिजनों का सीधा आरोप है कि इस वारदात को झामुमो के युवा नेता राहुल चंद्रवंशी और उनके साथियों ने अंजाम दिया। आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने जानबूझकर मनीष कुमार को टक्कर मारी और इसके बाद घायल अवस्था में पड़े मनीष को अस्पताल ले जाने से भी रोका गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर पिस्टल लहराकर लोगों को डराया गया ताकि कोई मदद ना कर सके। और मैं 4 दिन रहकर चुनाव प्रचार किया और 14,000 वोट हमारे समाज के कांटे विधानसभा में है, जिसमें 8,000 वोट हमने दिलवाया कल्पना सोरेन जी को। और ये दिन हमें देखना पड़ रहा है कि हमारे भाई को मारकर फेंक दिया गया यहाँ हॉस्पिटल में, और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई थाना का कोई सिपाही भी पूछने नहीं आया। तो जब इतने लोगों को जिसको आमंत्रित करके आप बिहार से बुलाए अपने चुनाव प्रचार में, जब आपका बुरा दिन था तो आपके चुनाव प्रचार में आए, उसके भाई के साथ, जब सगे भाई के साथ होने पर आप इस प्रकार की कर सकते हैं, तो आम जनों के लिए आपके प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद होते होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी ये खबर ये पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि ये आपके लोग हैं जो थाने में बैठे हुए थाना चला रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं। यहाँ वो धमकी दे रहा था पिस्टल दिखाकर राहुल चंद्रवंशी, और कह रहा था कि यहाँ मेरी मर्जी से थाना प्रभारी बदलता है, मेरी मर्जी से डीएसपी का ट्रांसफर होता है। तो ये क्यों नहीं कह देता कि झारखंड में हम ही सरकार चला रहे हैं। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के डीवीसी पौंड में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में भाकपा नेता और भूतपूर्व पंचायत प्रतिनिधि बाजार टाड़ नूरी नगर निवासी मनिरुद्दीन अंसारी की मौत हो गई। रोज की तरह वह एस पौंड से जुड़े कार्य के लिए पहुंचे थे, तभी कांटा घर के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मनिरुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल डीबीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो के वीजीएच रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बोकारो जिले के गेमिया प्रखंड ललपनिया घाटी में 2 बाइक में भीषण टक्कर हुई है। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में एक 4 वर्षीय बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा। घटना गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव के समीप ललपनिया घाटी का है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में भर्ती कराया, जहाँ 2 युवकों की अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही मौत हो जाने की पुष्टि कर दी गई। बोकारो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां शहर का तापमान गिरने के चलते सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। बता दें आपको कि ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के कारण शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड है, ऐसे में कंबल सहित उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इधर इस मामले में बोकारो उपायुक्त अजय नाथ ने कहा कि सभी अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन रात में भ्रमण करने के आदेश जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर कोरिया जिले की नगर पंचायत पटना में किसानों की सुविधा के लिए 2 साल पहले खोली जाने वाली जिला सहकारी बैंक शाखा आज भी शुरू नहीं हो सकी है। लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया सेटअप अब धूल खा रहा है और किसानों की उम्मीदें अधर में लटकी हुई है। नगर पंचायत पटना क्षेत्र में 4 धान उपार्जन केंद्र संचालित होते हैं, जहां 6,000 से अधिक किसान धान बेच रहे हैं। हमारे जो माननीय विधायक महोदय भैया लाल रजवाड़े जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ के बैंक खुलने के लिए मांग किया गया है और उनको आश्वासन मिला है कि यहाँ पर बहुत जल्द बैंक का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अब जान ही रहे हैं, उस समय कांग्रेस का सरकार थी, बिना अनुमति का उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग कर दिया, जबकि इसके लिए अनुमति लगता है, आरबीआई का अनुमति लगता है, और उनके द्वारा ऐसे ही वाहवाही लूटने के लिए और अब वहाँ पर उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था, जबकि वहाँ से अनुमति मिला नहीं था। अनुमति के बाद ही ऐसा उनको कराना था। अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष
जगन्नाथ सिंह अहिरवार के साथ में बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के महिला पुरुष रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन देते हुए जिले के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को कांग्रेस शासन में वितरित हुए भूमि के पट्टों को अब तक कब्जा मुक्त न कर पाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कथित तौर पर शिवसेना शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी को नोटों के बड़े बंडलों के साथ दिखाया गया। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। वहीं महेंद्र दलवी ने दावा किया है कि वीडियो फर्जी है, एआई से मॉर्फ्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो असली साबित हुआ तो वे विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर बढ़ रही हिंसक घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में हुई एक संवेदनशील घटना में अर्नव खेरे नाम के युवा को सिर्फ हिंदी में बात करने की वजह से मारपीट का शिकार होना पड़ा। इस मारपीट से हुए मानसिक दबाव के कारण खेरे द्वारा आत्महत्या किए जाने का गंभीर आरोप आजमी ने लगाया है। आंदोलन के दौरान अर्नव खेरे का फोटो दिखाते हुए अबू आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र का ही रहने वाला एक युवक सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वह हिंदी बोलता है। रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के नागांव इलाके में अचानक तेंदुए के प्रवेश से हड़कंप मच गया। बता दें तेंदुआ गांव के वार्डों में खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दिया है। उसने लगभग दोपहर 2 से 2:15 पर 5 लोगों पर हमला किया है। हमले में घायल हुए लोगों को तुरंत रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद लोगों में भारी डर फैल गया। स्थिति गंभीर होती देख नागांव के सभी स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू अपने पटियाला स्थित आवास पर मीडिया के सामने आई और तीखा बयान देते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बस बॉडी मामले की फाइलें जल्द ही खोली जाएगी। साथ ही सुखजिंदर रंधावा पर बड़ा हमला बोलते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके तस्करों से संबंध है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, राजा वड़िंग की वजह से ही कांग्रेस तरनतारन का चुनाव हारी है। मेरी आलाकमान से बातचीत हुई है। पंजाब कांग्रेस के 70% और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 90% लोग हमारे साथ हैं। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में पंच सिंह साहिब की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान निर्वैर खालसा चौथा युग से जुड़े भाई हरिंदर सिंह ने अपने दिए गए विवादित बयानों के लिए औपचारिक रूप से माफी मांग ली है। बैठक में भाई हरिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि उनके कुछ शब्द सिख कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार नहीं थे और इन बयानों से गुरु घर की इज्जत और संगत के भरोसे को ठेस पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि उनके वक्तव्य से जो बहस था या भ्रम पैदा हुआ उसके लिए उन्हें गहरा अफसोस है। अमृतसर में रेलवे स्टेशन के पास बनी एक धर्मशाला में ठहरे एक युवा कपल से जुड़ा एक रहस्यमयी मामला अब सामने आया है। बताएं कि पुलिस के मुताबिक एक युवा लड़की की लाश धर्मशाला के कमरे के अंदर मिली, जबकि उसके साथ आई लड़की की लाश आज सुबह जंडियाला गुरु के पास रेलवे फाटक से बरामद हुई। सिविल लाइंस थाने के हेड ने मीडिया को जानकारी दी है और बताया है कि कल देर शाम धर्मशाला में एक लड़की की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि करीब 18 से 20 साल की लड़की बिस्तर पर मृत पड़ी थी और शुरुआती जांच में उसकी मौत दम घुटने से हुई बताई जा रही है। जांच में पता चला कि दोनों 2 दिसंबर को धर्मशाला में रुके थे और खुद को पति पत्नी बता रहे थे। उन्हें 5 दिसंबर को लौटना था, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने का हवाला देकर रुक गया। आगे बढ़ेंगे जहां पंजाब के गांव में पुलिस कस्टडी में 23 साल के हरमन की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरमन को गैर कानूनी तरीके से उसके घर से उठाया गया, उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। परिवार का दावा है कि यह घटना आम नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा है। अमृतसर बाईपास पर महिला वाले पुल के पास देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। लोपोके गांव की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस भीषण एक्सीडेंट में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तीनों युवकों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार कार में सवार सभी युवक लोपोके गांव की दिशा से अमृतसर की ओर आ रहे थे। और स्टेट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।